आज डेरिवेशन है टाइम पीरियड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ पेंडुलम। नोट्स में बेटा जो एक और है मैग्नेटिक वाइब्रेशन, वो आपको नहीं करनी है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपको करना है टाइम पीरियड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ पेंडुलम। बस बेटा, अब बातचीत नहीं। यहां देखिए, पहले इस टॉपिक को समझिए। बेसिकली बेटा, एक पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता था? कोई बोलेगा? 2 पाई अंडर रूट, ठीक, एक पेंडुलम के टाइम पीरियड का ये जनरल फॉर्मूला है। यहां मैंने क्या लिखा है? तो इस हिसाब से अगर यहां L हम कितना रखें? इनफाइनाइट अपॉन में G, तो टाइम पीरियड आ जाएगा इनफाइनाइट। इसका मतलब अगर एक पेंडुलम की लेंथ कैसी है तो उसका टाइम पीरियड भी कितना होगा, बट ऐसा नहीं, इनफाइनाइट लेंथ का जो पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड होता है 84.6 मिनट, ना कि इनफाइनाइट। तो आज हम ये प्रूव करेंगे कि इनफाइनाइट लेंथ के पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है? 84.6। इतना क्लियर है? नाम है इनफाइनाइट लेंथ, इस हिसाब से टाइम पीरियड आना चाहिए था इनफाइनाइट, बट इनफाइनाइट लेंथ के पेंडुलम का एक्चुअल टाइम पीरियड कितना होता है? 84.6। ये हमें आज प्रूव करना है, ठीक। अब हम बात करें सबसे पहले इनफाइनाइट लेंथ पेंडुलम होता क्या है। ये बताइए, पेंडुलम में जो नीचे लगा होता है गोल, उसे क्या कहते हैं? बॉब। बॉब का मैक्सिमम साइज आप कितना सोच सकते हैं? बॉब का मैक्सिमम साइज आप कितना सोच सकते हैं? बेटा, मैक्सिमम साइज का बॉब जो होगा वो होगा अर्थ, पूरी की पूरी अर्थ। भाई, हमारे लिए मैक्सिमम साइज का स्फीयर क्या है? नून स्फीयर कौन है? अर्थ, ठीक। ये है अर्थ का सेंटर ऑफ मास, सब जानते हैं। ये क्या है? अर्थ का सेंटर ऑफ मास। ये क्या होती है अर्थ की? रेडियस। अगर हम अर्थ को बॉब मान लें और इसे
हैंग करा के, इसे हैंग करा के क्या कराएं, ऑसिलेट। तो उस पेंडुलम को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट लेंथ पेंडुलम। तो सिंपल भाषा में इनफाइनाइट लेंथ पेंडुलम वो होता है जिसका बॉब कौन हो, ठीक। व्हाट इज इनफाइनाइट लेंथ पेंडुलम, जिसका बॉब अर्थ। इतना क्लियर है आपको। अब सुनिए, आप बॉब को जिस रोप से हैंग कराओगे, बॉब को जिस रोप से हैंग कराओगे, उस रोप की लेंथ रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल होगी। रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है, 6400, ठीक। तो इसके बाद जो भी रोप होगी उसकी लेंथ इसके कंपैरेटिवली कैसी होगी, नेग्लिजिबल। आज का ये जो टॉपिक है ये टोटल फर्जी टॉपिक है। ऐसा होना नहीं है, कभी नहीं होगा ऐसा, लेकिन क्योंकि ऐसा आपके सिलेबस में है तो अपन को करना है, बस इतनी सी कहानी, ठीक है। प्रैक्टिकली ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है जो आज मैं आपको बताऊंगा, ठीक। ना तो अर्थ को आप हैंग कराओगे, ना ही ऑसिलेट होगी। चल आगे देखो, जब ये बॉब अपनी मीन पोजीशन को मान लो ओ, इसको हम सेंटर सी दे दे रहे हैं, मीन पोजीशन ओ से डिस्प्लेस होगा। तो मान लिया ओ से हल्का सा डिस्प्लेस हुआ, यहां आ गया। बॉब अपनी मीन पोजीशन से हल्का डिस्प्लेस होके ओ से कहां आ गया, ओ डैश। हल्का सा क्यों डिस्प्लेस कराया, बहुत सारा क्यों नहीं, क्योंकि एसएचएम के लिए डिस्प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, लीनियर। तो जब ओ से ओ डैश पर आया बॉब, तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, चाहे एक्स मान लो चाहे वाई मान, वाई डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक। ऑसिलेशन शुरू किया। मीन पोजीशन कौन सी थी, अर्थ की मीन पोजीशन कौन सी थी, ओ। अर्थ खिसक कर कहां आ गई, अब नया डायग्राम तो बनाएंगे नहीं ओ डैश के लिए, तो हमने मान लिया ओ से ओ डैश पे ऑसिलेट। इस समय वो कौन सा फोर्स है जो इसे वापस अपनी साइड लाएगा, ओ डैश से वापस कहां ले जाएगा, ओ पर। उस फोर्स को क्या कहते थे, रीस्टोरिंग फोर्स। तो आज हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, अर्थ के लिए रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए। अच्छा, अर्थ पे आप कहीं भी रहो, आपका वेट कहां लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ पर हम कहीं भी रहें, हमारा वेट हमेशा कहां लगता है। तो अगर मैं बात करूं ओ डैश की, तो ओ डैश पर भी वेट कहां लगेगा, टुवर्ड्स द, यही लगेगा वेट। एरो बनाया टुवर्ड्स द सेंटर और इसे क्या लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। वेट इज वर्किंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। कितने एंगल से डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहां कहीं एंगल मान लिया थीटा। जो भी ऑब्जेक्ट ऊपर था वो कहां पहुंच गया, मान लो हम पे यहां ऑसिलेट हुई अर्थ तो हम ओ डैश पे पहुंच गए, तो हमारा वेट कहां लग रहा, पहले ऐसे लग रहा था सीधा, अब तो अच्छा लग रहा, तो कितने एंगल से लग रहा वेट हमारा,
थीटा एंगल। ठीक, इतना आपकी समझ में आया। पूरी की पूरी अर्थ ऑसिलेट हो रही है, तो जो ऑब्जेक्ट होंगे वो भी ऑसिलेट होंगे। ऑब्जेक्ट ओ से कितना डिस्प्लेस हुआ, वाई, और कहां पहुंच गया, ओ डैश पर। अब इसका वेट कहां लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इस mg के दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से, mg cos थीटा और mg sin थीटा। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, cos होगा, mg cos थीटा, और ये इतना क्लियर है, इतना सबको क्लियर है। इनमें से कौन रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है, कौन वापस बुला रहा है, mg cos थीटा। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या हुआ, माइनस का mg cos थीटा। माइनस क्यों, सबको मालूम है रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा एंगल को या डिस्प्लेसमेंट को क्या करता है, अपोजिट, इसलिए यहां क्या लगता है, माइनस। यहां तक कोई दिक्कत, फिर एक बार सुन लीजिए। इनफाइनाइट लेंथ का पेंडुलम कौन होता है, जिसका बॉब कौन हो, अर्थ। मतलब जब पूरी की पूरी अर्थ ऑसिलेट कर रही हो, तो ऐसे पेंडुलम को कहेंगे इनफाइनाइट लेंथ पेंडुलम। जब अर्थ ऑसिलेट कर रही है तो ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट रखा होगा वो हल्का सा डिस्प्लेस होके कहां पहुंचेगा, ओ डैश पर। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, वाई। ओ डैश पर उसका वेट कहां लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। वेट के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, mg cos थीटा और mg sin थीटा। इनमें से कौन सी रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा। अब ट्राइंगल सी ओ डैश में cos थीटा क्या होगा, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कौन परपेंडिकुलर इनमें से, नाम, पहली बात तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं होता। अब ये बताओ बेस कौन है इनमें से, बेस कौन है बेटा, ओ डैश, पक्का भाई। 90 के सामने क्या होता, हाइपोटेनियस, ये हो गया हाइपोटेनियस। एंगल के सामने कौन होता, परपेंडिकुलर। जो बचता है वो क्या होता है, बेस। तो ओ डैश क्या है, बेस, अपॉन हाइपोटेनियस कौन है, यही है हाइपोटेनियस। अब ओ डैश है कितना, ओ से ओ डैश तक की डिस्टेंस कितनी है, वाई। और सी से ओ डैश तक की डिस्टेंस कितनी है, मुझे मालूम था mg बोलोगे। क्या बेटा सी से ओ डैश तक की डिस्टेंस mg, डिस्टेंस तो नहीं है mg। mg क्या है, वो तो वेग का डायरेक्शन है। सी से ओ डैश तक की डिस्टेंस कितनी होगी, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस। तो सी से ओ डैश तक की डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस ऑफ अर्थ। नहीं है ये बात समझ में, सी से ओ डैश तक क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ। ये वैल्यू ऊपर रखेंगे तो अब क्या आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स माइनस का mg y अपॉन
याद करो, ये अपना स्टेप 1 पूरा हो गया। अब कुछ नहीं बचा डेरिवेशन में। फटाफट बोलते जाओ, स्टेप 2 क्या लिखें? ड्यू टू मोशन, F इक्वल एम अल्फा, यही होता है। यहां रखेंगे तो एम अल्फा किसके बराबर आ जाएगा? माइनस का एम जी वाई अपॉन, ठीक बात। तो अल्फा क्या आ गया? माइनस का जी वाई अपॉन आर। इतना क्लियर है आपको? ये हो गया स्टेप 2 पूरा। इसके बाद याद है क्या लिखते थे अपन? इसके बाद क्या लिखते थे? एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस ऑफ, सो सिस्टम इज इन एसएचएम। ठीक। इन एसएचएम टाइम पीरियड क्या होता था? 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। क्लियर है यहां तक? आराम से नोट्स में देख लीजिए, यहां तक आपको समझ में आ रहा है? लगभग इक्वली होते हैं जब एंगल बहुत छोटा होता है तब। देखना कैसे, इसमें आपको एच अलग दिखेगा, पी अलग। एंगल छोटा करो, ये हो गया एच और पी। अब बताओ, ठीक है? तो यहां तक क्लियर हो गया। 2 पाई अंडर रूट वाई अपॉन अल्फा। अब किसकी वैल्यू पुट करेंगे हम यहां? अल्फा की। क्या रखेंगे अल्फा की जगह? अल्फा की जगह आएगा जी वाई अपॉन आर। माइनस साइन का यूज तो नहीं होगा। अपॉन आर ई कहां पहुंचेगा? ऊपर। तो टाइम पीरियड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ पेंडुलम का फॉर्मूला क्या बना? टू पाई अंडर रूट आर ई बाई जी। ठीक। तो जब भी इनफाइनाइट लेंथ पेंडुलम आएगा तो टाइम पीरियड ये रहेगा। अब इसमें आर ई कितना रखोगे? और जी कितना रखोगे? ठीक। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर हो जाता है। ठीक। जब ये दोनों वैल्यूज यहां रखोगे और सॉल्व करोगे तो फाइनली टी आएगा 84.6 में। समझे? तो ये था डेरिवेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ पेंडुलम। ठीक है?